अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ये भी आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से शॉर्ट में भी आते हैं और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लर्न करेंगे, फिर उसका रिलेशन, उसकी यूनिट्स, उसका रिजल्ट, हर चीज़ को हम देखेंगे आराम से। तो स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया को अगर मैं फिजिक्स की जुबान में एक्सप्लेन करूँ तो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, वो इस तरह के रिजिड बॉडी के अंदर मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस कैसे है, ठीक है। रिजिड बॉडी कोई भी हमारे पास, इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे, कोई भी बॉडी है उसके अंदर जो मैसेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट कैसे है। या फिर हम ये सिंपलेस्ट वे में आप इस तरह समझ लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना कितना आसान या मुश्किल होता है, उस चीज़ को नाम दिया जाता है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम इसका एक रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, उस रिलेशन से भी हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर हो। हम क्या करते हैं, हम एक मैथ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये देखिए। कोई भी आप एक मैथ सपोज कर लें, ठीक है, जिसको आप नाम दे दें एम का। मैथ जो भी आपने इधर सपोज किया, सपोज कर लें स्टूडेंट्स, वो किसी भी रॉड के साथ अटैच है, ठीक है। ये जो भी आपका मैथ है जिसको आपने नाम दिया एम का, ये किसी भी एक रॉड के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जो मैथ है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। जब मैथ रोटेट करेगा तो साथ साथ में ये रॉड भी है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। ये हमारी थी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट हम इसको इस तरह समझते हैं, देखिए जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो भी मैथ है, जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो ये सर्कुलर पाथ में मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और आप लोग ये भी बात से वाकिफ हैं, जब हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो जब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम खाली मैथ की बात करें, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन होता है। अगर मैथ के साथ साथ इस रॉड की भी बात की जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोशन। क्लियर है, ये बातें वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें दोबारा से नहीं तो मैंने आपको दोबारा से बता दूँ। तो सबसे पहले आप सपोज कर लें, आपने इसके ऊपर अप्लाई की फोर्स, जो भी मैथ ने इसके ऊपर लगाई फोर्स की वजह से हुआ क्या, फोर्स की वजह से हमारे पास क्या हुआ, उसका उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो न्यूटन ने हमें क्या बताया था, उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो भी मैथ है ये पॉइंट ओ के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है। रॉड में इसके साथ साथ मूव कर रहा है। हालांकि मैथ रॉड के साथ अटैच है तो रॉड भी मूव करेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। हमने ये याद है आपको, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का पीछे रिलेशन पढ़ा हुआ है कि ए बराबर होता है आर अल्फा, ठीक है। अल्फा को हम डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ, लीनियर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए के साथ, ठीक है। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसको नाम दे देते हैं अपनी इक्वेशन 1, ये सारी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन को मजीद समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, ठीक है। दूसरी वाली को हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो मैं इसको क्या करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए हमारे पास क्या मिल जाती है, F इज इक्वल टू एम, ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, आर अल्फा, मतलब आर और अल्फा, ठीक है। ये मेरे पास आ गई फोर्स की वैल्यू, तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगी, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए दोनों साइड्स पे आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्यों आर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद आर, इस जो
इक्वेशन नंबर 2 आ गया है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ आप r से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3। देखिए मैंने r को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू, अगर देखा जाए स्टूडेंट्स हमारे पास ये रूल होता है मैथ्स का कि एक साइड पर अगर किसी को मल्टीप्लाई करें तो उसको दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह करते हैं, चलना क्या करते हैं, इस साइड पर भी मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगी, r को r से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली r स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये अल्फा है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको क्या नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं r और f, अब हम बात करने लगे हमने इसको r से मल्टीप्लाई क्यों किया। स्टूडेंट्स जैसे आप लोग को पीछे याद है जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं r पे तो उसके बदले में प्रोड्यूस होता है टॉर्क, ठीक है। रोटेशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, हमने इधर इस पे फोर्स अप्लाई की थी, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की थी तो ये बॉडी पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास टॉर्क का रिलेशन आ जाए। तो अगर आप लोग इक्वेशन 3 को ध्यान से देखिए, r और f का मतलब होता है टॉर्क, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब भी हम किसी भी बॉडी पे, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ द आर्म है और ये जो फोर्स है इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या नाम कर देते हैं, टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ठीक है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या करते हैं, उस बॉडी को घुमाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो इसको मैंने टॉर्क कह दिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स इधर से हमारे पास रिलेशन आएगा मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया का, वो कैसे रिलेशन आएगा, अगर हम ये देखेंगे जो हमारे पास लिखा हुआ है एम आर स्क्वायर, इस चीज को बच्चों नाम दिया जाता है मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, ठीक है, तो ये मैंने इसका सिंबल लिख दिया है कि इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, आई के साथ। तो स्टूडेंट्स इस चीज को मैंने नाम दे दिया मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो हम अब फिजिक्स की जुबान में मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया की डेफिनेशन लर्न करते हैं। स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों का प्रोडक्ट है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने लिख दिया आई के साथ, ठीक है, किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन को इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस, मैस का जो प्रोडक्ट होता है, एंड स्केयर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, मैस को और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। इसको डायग्राम के साथ देखते हैं, ये जो हमारा मैस है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा आर था, इसकी जो हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई थी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, ठीक है, तो उसमें हम मैस को लिखते हैं एम। अब हम अगर हम बात करें उसकी, जैसे कि हमने पीछे काफी कुछ डिस्कस किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को लीनियर मोशन में हम डिनोट करते हैं v के साथ, लेकिन एंगुलर मोशन में किसके साथ डिनोट करते थे, एम के साथ। एक्सेलरेशन को लीनियर मोशन में डिनोट करते थे a के साथ, एंगुलर मोशन में डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। स्टूडेंट्स इसी तरह मैस को जब हम लीनियर मोशन में m के साथ डिनोट करते हैं, तो जब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की तो मैस को m के साथ नहीं बल्कि m आर स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैस को लीनियर मोशन में m के साथ और रोटेशनल मोशन में मैस को कहते हैं मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो इसको हम किस तरह करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमने दे दिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है। जैसे कि इस फॉर्मूले से नजर आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मैस के ऊपर, ठीक है, तो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की डिपेंडेंस है मैस के ऊपर, और दूसरा हम डिपेंड करता है इस आर स्क्वायर के ऊपर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ है, इन चीजों पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मजीद दो और चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी हम वो भी देखने लगे हैं। स्टूडेंट्स अब हम ले लेते हैं एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उस रिजिड बॉडी के अंदर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है। उसके रिजिड बॉडी आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल से बनी होती है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे।
एक हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ले लेंगे जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है, ठीक है। तो चले देखते हैं। सपोज करें स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी के अंदर आप लोग जानते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उन पार्टिकल्स को बना लेती हूँ। सपोज करें कि एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल पॉइंट होता है जिसके अलाउंग बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप नाम दे दें पॉइंट O का। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखेंगे हम बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हम कुछ पार्टिकल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, 3-4 आप ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं M1, इसको हम नाम दे देते हैं M2 का, इसको हम नाम दे देते हैं M3 का, इसको हम किसका नाम दे देते हैं M4 का। तो ये रोटेट करेंगे ये सारे पॉइंट पार्टिकल्स रोटेट करेंगे इस पॉइंट O के, जिसको हमने नाम दिया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनका इस तरह से डिस्टेंस देख लेते हैं, इसका इस सेंटर ऑफ पॉइंट O से डिस्टेंस देख लेते हैं, R3 कर लेते हैं। इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस जो सा होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, R4 का। इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको R2 का नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, R1 का। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक बात ध्यान से समझनी है कि जब रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। हम ये पीछे बात पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो जब ये पार्टिकल्स रोटेट करेंगे तो इन पार्टिकल्स का जो फोर्स करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, टॉर्क का। तो हमने क्या करना है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके देते हैं रिजिड बॉडी का, ठीक है, कि रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिजिड बॉडी का, ठीक है स्टूडेंट्स। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं, इस रिजिड बॉडी का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन सारे पार्टिकल्स का टॉर्क फाइंड कर लेते हैं, फिर उनको सम अप करेंगे, उधर से हमारे पास आ जाएगा टोटल रिजिड बॉडी का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज करें पॉइंट 1 का हम टॉर्क निकालते हैं, जैसे कि हमने पीछे टॉर्क का रिलेशन फाइंड किया था। अगर आप लोगों को याद हो टॉर्क किसके बराबर हमारे पास आया था, m/2 अल्फा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया m/2 अल्फा। इन सारे पॉइंट्स का हम क्या निकालेंगे, हम टॉर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टिकल 1 का टॉर्क निकाल लेते हैं। तो मैं पार्टिकल 1 का निकालना है तो टॉर्क के साथ क्या लिखते हैं 1। तो इसका हमारे पास टॉर्क क्या आएगा, m1, ठीक है स्टूडेंट्स, r1 का स्क्वायर और फिर अल्फा। क्लियर है। इसके साथ मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, इस बात का भी आप लोगों को आंसर कर देंगे। अब दूसरे पार्टिकल का हम टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, ठीक है, m2 r2 का स्क्वायर और साथ में अल्फा। इसी तरह तीसरे का, चौथे का, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हम नाम दे देते हैं nth पार्टिकल को। तो आखिरी पार्टिकल को हम क्या नाम दे देते हैं, n पार्टिकल। तो उसका टॉर्क क्या होगा, Tn इज इक्वल टू mn, ठीक है स्टूडेंट्स, rn का स्क्वायर साथ में मैंने मेंशन करके अल्फा। हमने इस स्टूडेंट्स पूरी बॉडी का नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो किसी भी चीज का नेट निकालना है, सबको सम अप कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, इन सब को आप लोग प्लस करते हैं, ठीक है। हमने टोटल निकालना है तो T टोटल इज इक्वल टू T1 प्लस T2। इसी तरह चलते जाएंगे, आखिर में क्या आ जाएगा, Tn। तो देखिए T1 की जगह हम लिखते हैं m1 r1 का स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, mn, ठीक है, rn का स्क्वायर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टूडेंट्स ये जितने भी मैसेज रोटेट करते हैं, हमने कहा था इन सब का पीछे में डिस्कशन की थी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। ये जब ये सारे मैसेज रोटेट करेंगे इन सब के एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है ना, सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इनके साथ 1 2 3 4 नहीं लिखा, क्योंकि सबका सेम होता है तो मैंने सबका अल्फा ही रख दिया। ये बात आप लोगों ने याद रखनी। तो स्टूडेंट्स आगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सब में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा कॉमन आ रहा है, अंदर बचते हैं m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सोन चलते जाएंगे mn rn का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा कैसे का वैसे, ठीक है। अब हम इसको, ये सारे प्लस हो रहे हैं तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस समेशन साइन से। समेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। कौन कौन प्लस हो रहा है, m और r, ठीक है। नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल के स्टार्ट हो रहा है 1 से, खत्म किधर हो रहा है n पे, तो मैंने इधर क्या मेंशन करके n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया रिलेशन। देखिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारे सम हो रहे हैं तो मैंने समेशन लिख दिया, स्टार्ट हो रहा है 1 के साथ, खत्म हो रहा है n पे तो ऊपर मैंने लिख दिया n।
तो सबसे पहले इसके साथ 1 1 लगाएंगे, फिर इसके साथ 2 2 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 लगाएंगे, 4 4 लगाएंगे, एट लास्ट हम लगाएंगे n n। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया टोटल टॉर्क इस रिजिड बॉडी का, ठीक है। इस पूरी रिजिड बॉडी का जो नेट टॉर्क था ये हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमने टॉर्क फाइंड करना था रिजिड बॉडी का, हमने फाइंड करना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी का, ठीक है। हमने टॉर्क, अब देखते हैं इसी टॉर्क की इक्वेशन को अगर देखा जाए तो इसमें m r² आ रहा है, तो m r² का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स मैं इस पूरी इक्वेशन को I के इक्वल कंसीडर कर लेती हूँ, ठीक है। I का मतलब होता है ना m r², तो मैं कह देती हूँ I बराबर होता है समेशन I इज इक्वल टू 1 m I का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है इस रिजिड बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजिड बॉडी की ऐसे यूनिट की बात करें तो इस रिजिड बॉडी की हम लोग जानते हैं मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। और इस r की यूनिट हमारे पास हम लोग जानते हैं क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ठीक है कि मैंने इसकी ली थी यूनिट। अब हम लोग बात करें इसकी डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन होती है n का स्क्वायर। ये हमारा टॉपिक किधर खत्म होता है। आप हमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये याद रखते हैं कि मैथ्स लिनियर मोशन होता है, और अगर रेगुलर मोशन की बात करें तो मैथ्स का नाम होता है मोमेंट ऑफ द इनर्शिया। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ गया, m r² के। तो आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।